तो लॉजिकल ऑपरेटर के साथ हम बूलियन वैल्यूज को यूज करते हैं। जो ट्रुथ टेबल है वो बूलियन वैल्यूज को लेकर हमारी बनाई गई है। तो कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था, क्या हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकते हैं? तो उसका आंसर मैंने कहा था आज मैं दूंगा, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, है ना। तो अब थोड़ा सा टाइम हमारे पास काफी है, पूरी क्लास है तो टाइम दे देते हैं। तो आंसर इज यस, लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम इंटीजर, बूलियन, फ्लोट, स्ट्रिंग किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स विद इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग वैल्यूज। तो जनरली कोई इसका साइंस नहीं है, बट इंटरव्यू के अंदर या किसी रिटन एग्जाम में शायद कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए कि बताओ, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर हाई एंड बाय, तो क्या आउटपुट आएगा? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर एंड और जो होते हैं स्पेशली, ये हमसे दो बूलियन वैल्यूज लेते हैं और उन दो बूलियन वैल्यूज के बेस पर इनकी अपनी ट्रुथ टेबल होती है कि कब ट्रू आएगा, कब फॉल्स आएगा, और रिजल्ट फिर अकॉर्डिंगली ट्रू या फॉल्स हमें दे देते हैं। लेकिन जब हम इनको इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं तो इनका रिजल्ट फिर बूलियन नहीं आता। अब इनका रिजल्ट वही आएगा जिन टाइप के साथ इनको यूज किया गया है। जैसा भी आप स्ट्रिंग के साथ यूज कर रहे हैं, तो एंड ऑपरेटर अब आपको ट्रू फॉल्स वापस नहीं करेगा, अब आपको ये स्ट्रिंग ही वापस करेगा। वो किस बेस पर करेगा वापस, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो अब यहां पर वैल्यू वन एंड वैल्यू टू, अगर वैल्यू वन हमारा फॉल्स है तो वैल्यू वन ही आपका आंसर होगा, यही आपका क्या होगा, रिजल्ट। वैल्यू वन इज द रिजल्ट। ठीक है। दूसरी तरफ अगर दो वैल्यूज आपने लिखी हैं, वैल्यू वन एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है, वैल्यू टू लिखी हुई है, अगर पहली वाली वैल्यू ट्रू है तो सेकंड वैल्यू का एग्जीक्यूशन होगा और सेकंड वैल्यू ही फिर क्या बनेगी, हमारा रिजल्ट बनेगा। अब किस आधार पर हम ये माने कि वैल्यू ट्रू कौन सी है और फॉल्स कौन सी है? तो उसके लिए हमें बताया गया 0, 0.0, नन, बिना करेक्टर की स्ट्रिंग। अगर ये चार वैल्यूज हैं तो इनको फॉल्स के इक्विवेलेंट कंसीडर करेंगे। अदर वैल्यूज, इनके अलावा कोई और वैल्यूज अगर आ गई तो उनको हम ट्रू के बराबर कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा एक बेस होगा वैल्यू को ट्रू या फॉल्स मानने का। अब आप मुझे प्रिंट हाई एंड बाय, सबसे पहले हाई और बाय ट्रू या फॉल्स में से क्या क्या है उनको पहले आपको समझना होगा। तो हाई वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, क्योंकि फॉल्स सिर्फ चार वैल्यूज हैं। स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग जो बिना करेक्टर की है, लाइक दिस, अब ये फॉल्स है। अगर इसमें एक स्पेस भी आ गया अब ये ट्रू को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पर हाई लिखा है, तो हाई हमारा ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है।
अच्छा, बाय हमारा किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है? ये भी ट्रू को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब अगर वैल्यू वन ट्रू है, यहाँ वैल्यू वन क्या है? फॉल्स। वैल्यू वन अगर ट्रू है तो सेकंड वैल्यू हमारी एग्जीक्यूट होती है, और सेकंड वैल्यू ही हमारा क्या बनेगी? आउटपुट। तो यानी कि हाई एंड बाय का आउटपुट क्या आएगा हमारा? बाय। ट्रू नहीं आएगा, बाय आएगा। तो इंटरप्रेट करेंगे समझने के लिए एज ट्रू फॉल्स, लेकिन जब आउटपुट मिलेगा तो जो लिखा है वही वैल्यू आउटपुट में मिलेगी, ना कि ट्रू फॉल्स मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने से ये ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को ट्रू फॉल्स में इंटरप्रेट करना है। तो आप हाई को क्या मानेंगे, और ये हमारे मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं माना जाएगा, उसका फार्मूला ही है, नीचे बॉक्स में लिखा है। इस आधार पर आपकी वैल्यूज ट्रू या फॉल्स मानी जाएंगी। ठीक है, तो अब ये बताओ, हाई हमारा किस कैटेगरी में आ रही है? ट्रू में आ रही है या फॉल्स में आ रही है? ठीक है, ट्रू में आ रही है। बाय वैल्यू किस में आ रही है? ये भी ट्रू में आ रही है। अब ऊपर वाला फार्मूला जो मैंने ऊपर वाले बॉक्स में लिखा है, उसके आधार पर देखो कि अगर पहली वैल्यू, इसको वैल्यू वन, इसको वैल्यू टू कह रहे हैं, अगर वैल्यू वन ट्रू है तो सेकंड वैल्यू एग्जीक्यूट होती है, और सेकंड वैल्यू ही हमारा क्या बनती है? रिजल्ट बनती है। तो इसका रिजल्ट फिर क्या बनना चाहिए? प्रैक्टिस इसकी काफी करनी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 × 5। अब बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा? 20, क्योंकि पहली वैल्यू ट्रू है। अगर पहली वैल्यू ट्रू है तो सेकंड वैल्यू आउटपुट में आती है। अब सेकंड वैल्यू अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, तो उसका पहले एग्जीक्यूशन होगा, फिर उससे जो रिजल्ट होगा वही आउटपुट में दिखेगा हमारे लिए। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए, इस बार मैंने लिख दिया 2 - 2 एंड 4 × 5। अब बताओ पहली वैल्यू क्या है? जीरो। जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है? फॉल्स के लिए। अगर पहली वैल्यू फॉल्स है तो यही वैल्यू आउटपुट है, तो आउटपुट क्या आएगा? जीरो, है ना कि फॉल्स। ठीक है, तो अब अगर इस बात को शॉर्टकट ट्रिक में याद करना हो तो फिर तो मैं ये कहता हूं कि अगर पहली वैल्यू फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रही है तो वही आउटपुट है, और अगर पहली वैल्यू ट्रू को रिप्रेजेंट कर रही है तो सेकंड वैल्यू आउटपुट है ना। शॉर्ट में अगर हमें समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं। एग्जैक्ट क्या है वो मैंने पूरी पिक्चर बनाकर आपको समझा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं लॉजिकल और की। लॉजिकल और कैसे बिहेव करता है? तो लॉजिकल और, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया होता, और तो मैं इस बार मैं लिख दे रहा हूं, आप पढ़कर कोशिश करो सही आंसर देने की, क्योंकि आप बेस जानते हो इस बात का। तो अगर वैल्यू वन और वैल्यू टू, अगर वैल्यू वन रिप्रेजेंट कर रही है ट्रू के लिए, तो यही वैल्यू आउटपुट है, यही आपका रिजल्ट बनेगी, दूसरी वैल्यू की तरफ देखना ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर वैल्यू वन और वैल्यू टू की बात करें
और इसमें पहली वाली वैल्यू फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो सेकंड वैल्यू का एग्जीक्यूशन होगा और सेकंड वैल्यू ही हमारा रिजल्ट बनेगा। मान के चलो जो अभी हमने एंड में पढ़ा था जस्ट उसका अपोजिट हो। ट्रू फॉल्स मानने का आधार वही है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं। बताइए अब इस वाले का लाइन नंबर 6 पे जो और है इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट ट्रू फॉल्स नहीं आएगा, आउटपुट जो वैल्यू लिखी है उनके रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो पहले वाले का आप बता रहे हैं हाई आएगा क्योंकि पहला वाला ट्रू हो गया, पहला वाला ट्रू हो गया तो दूसरे वाले के पास जाना ही नहीं है हमारा। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर आपने हाई बताया और दूसरे वाले का 20, क्योंकि पहला वाला जीरो है, जीरो फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। अब पहला वाला अगर फॉल्स तो दूसरी वैल्यू ही आउटपुट आएगी, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 20। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को अगर बूलियन वैल्यू के साथ यूज ना करके इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट वैल्यूज के साथ यूज करते हैं तो इट इज नॉट एन एरर, ये एरर नहीं होगी, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे हमारा होता है। ठीक है, अब जब इतनी बात हमने डिस्कस करी है इनके बारे में, तो एक और चीजें हैं जो लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर थोड़ा स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट का मतलब है ये हमारे एग्जीक्यूशन टाइम को कोशिश करते हैं बचाया जाए, अगर बच सकता है तो बचा लिया जाएगा। कैसे? हमने कहा देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने लिखा है यहाँ पर ट्रू और फॉल्स, बताओ इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? ट्रू और फॉल्स का आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। अब हम थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे। पाइथन में ट्रू या फॉल्स जब हम लिखते हैं तो हमें पहला लेटर कैपिटल बनाकर ही लिखना होता है ना, क्योंकि ये दोनों रिजर्व कीवर्ड है हमारे, इसी तरह से दिए गए हैं हमारे लिए। मैंने क्या करा, मैंने गलती कर दी, मैंने यहाँ पर टी छोटा बना दिया, तो एरर आएगी मेरी, ये तो सही नहीं है। एरर, कह रहा है ट्रू इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन, क्या आपका मतलब ये तो नहीं था? हमारा मतलब यही था बट हम नहीं कर रहे थे ऐसा। अब इस बार एरर क्या आएगी? फॉल्स इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन एफ कैपिटल के साथ फॉल्स, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इस बार एरर नहीं आएगी, इस बार आउटपुट इसका सही आएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा इस बार? तो इसका मतलब ये हो गया कि सर फॉल्स को अगर हम कैपिटल और लोअर दोनों में लिखें तो चल जाएगा। तो कोई बात नहीं, इस बात का कंक्लूजन निकालने से पहले हमें सीख लेना है। मैंने यहाँ पर फॉल्स लिख दिया और यहाँ पर ट्रू लिख दिया, इसका आउटपुट अभी भी ट्रू आना चाहिए क्योंकि एक भी ट्रू होने पर रिजल्ट ट्रू आता है। और अभी आपने देखा, मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि फॉल्स में ऐप छोटा लिखो तो भी चल रहा था, बड़ा लिखो तो भी चल रहा था। इस बार मना कर देगा, कहेगा नहीं, कि फॉल्स में ऐप बड़ा ही बनाओ तभी चलाऊंगा। ये कौन सी बात हुई सर? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये लॉजिकल ऑपरेटर का खेल थोड़ा अजीब है। अजीब नहीं कहते, थोड़ा स्मार्ट है ये। हाँ, कैसे स्मार्ट है उन्हें समझने की कोशिश कर। जब जब हम ऐसे लिखते हैं तो लॉजिकल और ये सोच रहा है कि जब पहला वाला ट्रू हो गया, अब दूसरा वाला ट्रू है या फॉल्स है, क्या दूसरा वाला कुछ भी होने से डिसीजन इसका बदल जाएगा? नहीं, क्योंकि जब पहला वाला ट्रू हो गया तो डिसाइड किया जा सकता है कि रिजल्ट ट्रू ही आना है, दूसरे वाले के पास क्यों जा रहे हो, क्यों समय लगा रहे हो जाने का। तो और यही करता है, अगर पहला वाला ट्रू हो जाए तो अपना वो दूसरा वाला पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं करता। कह रहा है उसको समय क्यों खराब करूं उसको एग्जीक्यूट करने में, जब
इंटरप्रेटर इसको पढ़ेगा ही नहीं तो एरर आएगी नहीं, क्योंकि इंटरप्रेटर ने इसको पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि इंटरप्रेटर ये कह रहा है कि इसका रिजल्ट मुझे मिल गया है, अब इसके होने ना होने से इसका रिजल्ट नहीं बदल सकता, क्योंकि पहला वाला ट्रू तो रिजल्ट और का क्या आता है? ट्रू। लेकिन अगर पहला वाला फॉल्स, अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं कि पहला वाला फॉल्स है, मैंने सही लिखा है, गलत नहीं लिखा है, और यहां पर मैंने ऐसा कर दिया, अब ये बताओ क्या पहला वाला फॉल्स हो जाने पर डिसाइड किया जा सकता है कि और का रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? अभी नहीं कह सकते। अब दूसरा वाला अगर ट्रू हो गया तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, दूसरा वाला फॉल्स हो गया तो रिजल्ट फॉल्स ही माना जाएगा। मतलब अब इंटरप्रेटर को सिर्फ इतने से रिजल्ट नहीं मिलेगा, अब उसकी मजबूरी है कि उसे दूसरा वाला चलाना ही पड़ेगा। अब दूसरा वाला अगर सही नहीं लिखा हुआ है तो इस बार एरर पकड़ी जाएगी आपकी। ठीक है, अब भले ही आप इसे फॉल्स ही लिख दो, है ना, रिजल्ट फॉल्स आना चाहिए, लेकिन इस बार रिजल्ट एरर आएगी क्योंकि ये गलत है, क्योंकि यहां तक इंटरप्रेटर पहुंचा है इस बार। ठीक है, अब इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा साइंस लगाओ। ये आउटपुट आएगा या एरर आएगी? फॉल्स एंड ट्रू, एंड लगाया है मैंने बीच में। तो अब ये सोचते हैं कि क्या एंड पहले वाले से डिसीजन ले पाएगा? अगर ले पाएगा तो एंड भी अपना दूसरा वाला नहीं चलने देगा, क्यों टाइम खराब करेगा ये? तो अब पहला वाला क्या है? फॉल्स। अब एंड क्या कहता है अपनी ट्रुथ टेबल के हिसाब से कि जब दोनों ट्रू होते हैं तब रिजल्ट ट्रू आएगा। अब मान लो पहले ही फॉल्स हो गया, अब दूसरा वाला चाहे ट्रू रहे चाहे फॉल्स रहे, रिजल्ट तो फिक्स हो चुका है, रिजल्ट क्या आना है इसका? फॉल्स ही आना है। तो बिना मतलब क्यों जाए दूसरे वाले के पास? तो इस बार एरर नहीं आएगी और सीधा रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरा? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इसी खेल में पहला वाला ट्रू दूसरा वाला भी ट्रू, तो अब ये बताओ एंड में अगर पहला वाला ट्रू आ गया तो क्या रिजल्ट ट्रू मान लिया जाए? मैंने कहा नहीं, दूसरा भी ट्रू होना चाहिए। तो दूसरे के पास जाना पड़ेगा इस बार, सिर्फ पहले वाले से डिसाइड नहीं कर पाएंगे हम इस बार। अब दूसरे वाले के पास जाएंगे, वहां पर क्या बन जाएगी इस बार? एरर। ये एरर है कि अगर ट्रू सही लिखो। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर स्मार्ट ऑपरेटर्स कहे जाते हैं इसीलिए। क्यों? क्योंकि वो अपने दोनों जो पार्ट हैं, जरूरी नहीं है कि वो अपने दोनों पार्ट को चलाएंगे ही चलाएंगे, डिपेंड करेगा क्या डिसीजन मेकिंग हमारी हो सकती है सिर्फ पहले वाले से ही या नहीं हो सकती, अकॉर्डिंगली फिर आगे का डिसाइड हमारा होगा। ठीक है, चलिए तो अब जाके लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पूरे हो जाते हैं। क्या? लॉजिकल ऑपरेटर को शॉर्ट में तो ये तो होता है मैंने कि इनका स्मार्ट एग्जीक्यूशन होता है। स्मार्ट एग्जीक्यूशन का मतलब यही है कि बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑपरेंड अगर रिजल्ट डिसाइड हो सकता है तो सेकंड ऑपरेंड का एग्जीक्यूशन नहीं कराते, और अगर फर्स्ट ऑपरेंड से रिजल्ट डिसाइड नहीं हो सकता है तभी सेकंड वाले का एग्जीक्यूशन कराए। स्मार्ट एग्जीक्यूशन कह सकते। तो शॉर्ट में लिख दो, लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म स्मार्ट एग्जीक्यूशन टू परफॉर्म द एग्जीक्यूशन या टू कंप्यूट द रिजल्ट। अब स्मार्ट एग्जीक्यूशन क्या है वो मैंने पूरी कहानी है लिखनी पड़ेगी आपको। चलो, अब अगले जो ऑपरेटर्स हैं उनका नाम बिट वाइज ऑपरेटर्स। तो बिट वाइज ऑपरेटर कई सारे होते हैं, मैं सबके नाम लिख देता हूँ। एक है बिट वाइज एंड। बिट वाइज एंड का सिंबल होता है M%, एक बार M%। एक है बिट वाइज और, इसका सिंबल होता है पाइप, PIPE से पाइप कहते हैं।
अगला है बिटवाइज एक्सॉर, और बिटवाइज एक्सॉर का सिंबल होता है कैप सिंबल। 6 नंबर की शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो कैप सिंबल आ जाएगा। ऐसा बोलते हैं हैट या कैप, जैसे सिर के ऊपर कैप या हैट लगी हुई है, ऐसा साइंस आ रहा है तो इसको हैट या कैप ही कहते हैं। अगला है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, और इसका सिंबल होता है 2 टाइम्स लेस देन सिंबल। अगला है बिटवाइज राइट शिफ्ट, और इसका सिंबल होता है 2 टाइम्स ग्रेटर देन। और भी हैं, है ना, इतना ही नहीं, इतने में खत्म हो जाता, और भी हैं। तो हम ज्यादा बिटवाइज पर काम नहीं करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा हम इस पर नहीं समय लगाएंगे। पार्ट ऑफ कंटेंट इसलिए पढ़ लेते हैं। तो इन ऑपरेटर्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बिट का मीनिंग समझना होगा कि बिट क्या होता है। ठीक है, साइज माने आधार पर, बिट के आधार पर ऑपरेटर्स काम करते हैं, तो ऐसे ऑपरेटर्स को बिट वाइज ऑपरेटर्स कहते हैं। अब इसके साथ कंडीशन आई गई कि जो बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं वर्क विद इंटीजर ओनली, ये सिर्फ इंटीजर के साथ चलते हैं, स्ट्रिंग, फ्लोट, बुलियन के साथ नहीं चलते, ये सिर्फ हमारा इंटीजर के साथ चलते हैं। तो अब बिट का मतलब क्या है ये सीखना पड़ेगा। हमारे कंप्यूटर में कोई भी इंटीजर जब रिप्रेजेंट होता है, तो इंटीजर को, देखो मैं फ्लोट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटीजर की बात कर रहा हूँ। तो किसी भी इंटीजर को कंप्यूटर में दिखाने के 4 तरीके होते हैं। पहला होता है डेसिमल, दूसरा होता है ऑक्टल, तीसरा होता है हेक्सा, और लास्ट होता है बाइनरी। क्या क्या डिफरेंस होता है? डेसिमल में साउंड आता है 10 का, तो डेसिमल इंटीजर को आप जब बनाते हैं तो शुरू की 10 डिजिट का कॉम्बिनेशन आप यूज करते हैं, और शुरू की 10 डिजिट 0 to 9 होती है। तो 0 to 9 का यूज करके कोई भी नंबर जब आप लिखते हैं तो वो डेसिमल इंटीजर कहा जाता है। इसीलिए इसको बेस 10 भी कहा जाता है, इंटीजर बेस 10। कभी आपने बेस शब्द को लॉग के साथ पढ़ा होगा, log base 2, log base e। तो पाइथन में कई बार इंटीजर को बेस के साथ बोलते हैं, इंटीजर बेस 10, इंटीजर बेस 8, इंटीजर बेस 16, इंटीजर बेस 2। इसका मतलब यही है, इंटीजर बेस 10 का मतलब है 10 संख्या यूज हो सकती हैं इंटीजर को लिखने में। ऑक्टल का मतलब होता है 8, शुरू की 8 डिजिट ही इस्तेमाल होंगी, 0 से लेकर 7। तो इसका बेस क्या हो गया, 8। तो ऑक्टा, ऑक्टा प्रोसेसर आते हैं 8 कोर के, तो वही ऑक्टा का कंप्यूटर साइंस में 8 का साइंस आता है ना। डेसिमल में 10 आ गया। हेक्सा मतलब 16, 16 कहाँ से लाओगे, डिजिट तो 10 ही होती है। 0 to 9, और ए से लेकर एफ स्टार्टिंग के हमारे 6 लेटर्स हो गए, चाहे लोअर केस में चाहे अपर केस। ठीक है, तो इनमें से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया बेस 16, चाहे स्मॉल a to f हो चाहे ये वाला। बाइनरी, बाइनरी में कितने का साइंस आता है, 2। शुरू के 2 डिजिट यूज कर सकते हो, कौन सी है, 0 and 1, और तो कुछ यूज ही नहीं कर सकते। क्या हो गया, बेस्ड। तो किसी भी इंटीजर को पाइथन में 4 बेस पर हम लोग पढ़ते हैं।
सर आज तक भी हमने इंटीजर पढ़ ही लिया है ना। तो आज तक हमने जो इंटीजर पढ़ा है वो जाने अनजाने में इन्हीं में से कोई एक होता होगा। भले ही हम नहीं जानते, आज समझ रहे हैं। तो जब आप कुछ नहीं जानते तो पहला वाला आप पढ़ रहे होते, ये होता है डिफॉल्ट इन पाइथन। तो पाइथन में जब भी आप इंटीजर लिख रहे हो, आज की क्लास से पहले तक या अभी भी आप आगे लिखोगे और आपको नहीं पता कि मैंने किस बेस का इंटीजर लिख दिया है, तो बाय डिफॉल्ट आप डेसिमल इंटीजर पे काम कर रहे होते हो या बेस 10 इंटीजर पे काम कर रहे होते हो। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन रिटेबल होता है। अगर हम इंटीजर को बेस 10 पर लिखेंगे तो एक आम इंसान जो गणित जानता है वो यही जानता है। एक आम इंसान को ऑक्टल हेक्सा बाइनरी समझ में आएंगे ही नहीं। तो जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, आउटपुट में यूजर देखेगा तो इस यूजर को डेसिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें दिखाते हैं, इंटीजर वाली जब भी दिखाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट पाइथन ही नहीं, C++, .NET, जावा सब ने इंटीजर जब भी दिखाया है बेस 10 वाला ही दिखाया है ना। तो अब पाइथन प्रोग्राम में क्या हम इन चारों को देख सकते हैं? ने कहा देख सकते हैं। दिखाओ फिर। तो क्या करेंगे? मान लीजिए मैंने कोई बैरल बनाया और मैं लिख दिया 950, कोई बात नहीं सर। तो अब ये बताओ, अगर मैं 9 का यूज कर पा रहा हूं तो इसका मतलब ये डेसिमल नंबर ही होगा, क्योंकि मैं बेस 10 में आने वाले जो नंबर्स हैं उनका यूज करके से बना रहा हूं। हमने कहा ऐसा ही है। तो सर ये तो हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं। दैट मीन्स कि जाने अनजाने में जो भी हम लोग नंबर यूज कर रहे थे इंटीजर वाले, वो डेसिमल ही थे। अब सर ऑक्टल करके दिखाओ यूज। जब किसी भी इंटीजर को 0 O प्रीफिक्स के साथ लिखा जाता है तो अब आप ऑक्टल में उसे लिख रहे होते हैं, तो अपने आप डेसिमल होगा। ऑक्टल के लिए आपको कुछ लिखना पड़ेगा, है ना, अपने आप नहीं होगा। और वो कुछ क्या होता है? 0 O। तो किसी भी इंटीजर के प्रीफिक्स में अगर आप 0 O लगाते हैं तो वो ऑक्टल इंटीजर कहलाता है बेस 8 का। दैट मीन्स अब आप आगे जो संख्या लिखेंगे वो 0 से लेकर 7 तक का ही कोई कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। जैसे ही आपने उसके आगे का कुछ लिखा तुरंत एरर आ जाएगी। तो मैंने लिखा यहाँ पर मान लीजिए 571, ठीक है, कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पर लगा दिया 9, एरर आ जाएगी। बोलेगा ऑक्टल में 9 अलाउड ही नहीं है। दिखाना सर। एरर भी क्लियर है। कह रहा है इनवैलिड डिजिट 9 इन ऑक्टल लिटरल। लिटरल का मतलब वैल्यू। लिटरल और वैल्यू इंटरचेंजेबल टर्म्स होते हैं कई बार, और कई बार इनमें डिफरेंस होता है। बहरहाल अभी हम जितना पाइथन पढ़ रहे हैं, लिटरल और वैल्यू शब्द को एक ही मान लें। अब ये तो समझ में आ गया। तो यहाँ से मैंने क्या करा, सिर्फ इतना लिखकर छोड़ दिया। अब समस्या क्या है कि जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो प्रिंट आउटपुट दिखाएगा। आउटपुट देखने वाला एक यूजर है। अब यूजर को क्या पता ऑक्टल क्या होता है? क्योंकि हम लोग जब गणित पढ़ते हैं नर्सरी से लेकर आज तक की अपनी पढ़ाई में, तो उसमें जो नंबर आते हैं इंटीजर वाले जब भी आते हैं वो डेसिमल वाले होते हैं। एक आम इंसान को ऑक्टल हेक्सा नहीं पता क्या होता है, लेकिन हमारा आउटपुट तो एक आम इंसान ही देखेगा। तो उसको अगर मैं ऑक्टल दिखाऊंगा तो शायद समझ में ना आए। तो प्रिंट फंक्शन को एक एक्स्ट्रा फीचर दिया गया कि अगर आप प्रिंट फंक्शन से इंटीजर प्रिंट करते हैं तो वो उसे पहले डेसिमल इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद प्रिंट करेगा। चाहे आप उसे ऑक्टल इंटीजर दो, चाहे हेक्सा दो, चाहे बाइनरी दो, वो आउटपुट जब दिखाएगा तो डेसिमल इंटीजर में ही दिखाएगा। लेकिन ये बात सिर्फ इंटीजर के लिए है। अगर आप उसे फ्लोट दोगे, स्ट्रिंग दोगे, तो जैसा है वैसा ही आउटपुट दिखेगा, वहां पर कोई इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं होता। तो अब यहाँ पर इंटरप्रेटर बीच में आ गया। जब इस कोड को लेकर हम एग्जीक्यूट करवाएंगे, इसका मशीन कोड बनाएंगे, तो इंटरप्रेटर फिर इस ऑक्टल को किस में कन्वर्ट करेगा? बाइनरी में। तब देगा सीपीयू को हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि एज ए प्रोग्रामर बाइनरी तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा। 300
77 कहाँ से आ गया, उसका आंसर मैंने दे दिया। ऑक्टल जो 571 लिखा है, इसका डेसिमल क्या है, जो आउटपुट में आपने अभी देखा। तो आउटपुट जब आएगा तो आउटपुट हमेशा क्या बनकर आएगा, डेसिमल बनकर ही आएगा। आउटपुट विल बी इन डेसिमल इंटीजर। ठीक है। अब अगर मैं सर हेक्सा नंबर लिखना चाहता हूँ इंटीजर में, तो 0x प्रीफिक्स होता है। 0x प्रीफिक्स के साथ अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो हेक्सा डेसिमल कहलाएगा। अब इसके आगे मैं लिख दिया फेस 1 2 3। अब ये अजीब लगेगा, चेहरा कहाँ से आ गया, चेहरा नहीं है ये आपका जो अलाउड करेक्टर्स हैं हेक्सा में, वही तो लिखे हैं। ये अलग बात है, एक साइंस बन गया पढ़ने वाले को, लेकिन जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो ये डेसिमल में, तो ये हेक्सा में लिखा हुआ है, और अब जो आउटपुट आएगा वो डेसिमल में। सोचो अगर किसी को अपना अकाउंट नंबर बताना हो, सैलरी बतानी हो, तो हेक्सा में लिख दो। प्रोग्रामर जो पढ़ेगा उसे शायद समझ में ना आए, जिसको नॉलेज है वो समझ जाएगा अच्छा क्या लिखा है। हाँ, तो कर सकते। अब ये तो कंप्यूटर फंडामेंटल में कन्वर्जन सिखाए जाते हैं आपको। किसी भी नंबर को 16 से भाग कर दो, उसका हेक्सा आ जाता है। किसी नंबर को 2 से भाग कर दो। वही तो बता रहा हूँ मैं आपको कि पाइथन के अंदर कोई भी काम जो आप आउटपुट में देख पा रहे हैं, उसके पीछे एक मैथमेटिक्स होती है। वो मैथमेटिक्स जो ये वाली कन्वर्जन वाली है, जब आप कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ते हैं उस समय पढ़ाई जाती है। तो पाइथन के स्कोप के अलग चीज हो गई है हमारी, है ना, कि कैसे अंदर हेक्सा का डेसिमल बना होगा या बाइनरी कैसे बनता है। तो ये बिल्कुल आप एक बुक आती है पी के सिन्हा करके, पी के सिन्हा फंडामेंटल की बुक है, उसमें आपको ये सब आराम से मिल जाएगा कि कैसे कंप्यूटर का कन्वर्जन बाइनरी ऑक्टल हेक्सा से आप करते हैं। तो थोड़ा अलग स्कोप में हम चले जाएंगे, है ना, अभी हम एज ए प्रोग्रामर थोड़ा समझ ले रहे हैं बस। तो मैं लिखा यहाँ पर 101। अगर मैं 101 लिखता हूँ तो 101 बाइनरी में लिखेंगे, आउटपुट आएगा डेसिमल। तो इस तरह से ऑक्टल, हेक्सा, बाइनरी और डेसिमल। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इतना पढ़ने के बाद बताओ, मैं लिखा 05, तो ये किस में है? डेसिमल में है, ऑक्टल में है, हेक्सा में है, बाइनरी में है, किस में है? भाई कोई प्रीफिक्स ऐसा तो हमने 0 O नहीं लगाया, 0x नहीं लगाया, 0b नहीं लगाया, तो ये तो सिंपल नंबर लिखा हुआ, तो ये क्या होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पाइथन में हो जाता है। पाइथन में किसी भी इंटीजर की शुरुआत 0 से नहीं हो सकती। अगर आपको सिंगल डिजिट का कोई नंबर है तो उसे सिंगल डिजिट में लिखना पड़ेगा, आप उसे 05 नहीं लिख सकते, 01 नहीं लिख सकते, एरर आ जाएगी। तो ये डेसिमल लग रहा है लेकिन ये एरर आ जाएगी। इतनी सी बात है, जो कि आसान लग रही, कागज पे तो सही है। कागज में किसी नंबर के पहले 0 लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। प्रोग्रामिंग में सही नहीं है। किसी भी नंबर के पहले 0 लगा देना एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू पाइथन इंटरप्रेटर, अगर कोई भी इंटीजर 0 से शुरू होता है तो उसके साथ 3 कॉम्बिनेशन में से कोई एक जरूर होना चाहिए, या तो O, या X, या B। अगर 0 O, 0x या 0b नहीं है तो आप 0 नहीं लगा सकते। तो आपको सिंगल डिजिट ऐसे ही लिखनी पड़ेगी। कभी भी आप सिंगल डिजिट को डबल डिजिट में नहीं दिखा सकते इंटीजर बनाकर। आगे चलकर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग एक चैप्टर पढ़ेंगे। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी सिंगल डिजिट को डबल डिजिट में या ट्रिपल डिजिट में लगाना है तो शुरू में 0 0 हम लगा सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग बनाकर, एज इंटीजर कभी नहीं। तो ये हमारी फिलहाल क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, ये हमारा नहीं चलेगा। ठीक है। अब थोड़ा और
एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं? मतलब मैंने लिखा x इक्वल टू मान लीजिए 100। अब ये डेसिमल में तो है ही, इसी का मैं चाहता हूं आप बाइनरी बनाकर प्रिंट करो। मान लो मैंने इसको कर दिया 105, तो इसका बाइनरी बनाओ 0b x। सही है गलत है? आप ही ने पढ़ाया था अभी कि किसी भी इंटीजर का प्रीफिक्स अगर 0b लगा दें तो वो हमारा बाइनरी बन जाता है। मैंने x एक वेरिएबल है जिसमें इंटीजर रखा हुआ है, उसके पहले 0b लगा दिया, तो ये सही लग रहा है। तो जो ये प्रीफिक्स वाली गणित है ये लिटरल के साथ चलती है। लिटरल का मतलब होता है हार्ड कोड वैल्यू जो वेरिएबल बना रखी हो, डायरेक्ट आप प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज लिटरल। तो ये अब तरीका फेल हो जाएगा, है ना, एरर आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है बिन। बिन स्टैंड फॉर बाइनरी। बिन फंक्शन कह रहा लाओ मुझे इंटीजर दे दो, मैं उस इंटीजर का बाइनरी बनाकर आपको दे दूं, तो बाइनरी ऑफ एक्स आपको मिल जाएगा। तो मैंने बी एक्स वेरिएबल रख दिया, बी माने बाइनरी, एक्स माने एक्स का बाइनरी। अब अगर मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो सर अभी आपने थोड़ी देर पहले एक लाइन बोली थी क्या, कि प्रिंट को जब आप कोई इंटीजर देते हो तो प्रिंट उसे क्या बना देता है, डेसिमल बना देता है। तो सर जो अभी मैंने 105 डेसिमल ही था उसका बाइनरी बनाया, और जब उसको मैं प्रिंट करूंगा तो फिर से प्रिंट उसे क्या बना देगा, डेसिमल बना देगा, तो फिर मुझे बाइनरी देखने को मिलेगा ही नहीं कभी। तो बिन फंक्शन इस बात को जानता था कि ऐसा हो सकता है, तो इसलिए बिन फंक्शन ने क्या करा, एक ट्रिक यूज करी, हमें एक्स का बाइनरी बनाकर दिया, एज इंटीजर नहीं दिया, एज स्ट्रिंग दिया। यानी कि ये जो बी एक्स है इसमें बाइनरी नंबर होगा लेकिन वो एज इंटीजर नहीं होगा, एज स्ट्रिंग होगा। अब मैं अगर प्रिंट को कोई स्ट्रिंग प्रिंट कराऊं तो वो एज इट इज प्रिंट करेगा फिर। तो बाइनरी फंक्शन रिटर्न्स बाइनरी ऑफ एक्स एज स्ट्रिंग, नॉट एज इंटीजर। क्योंकि अगर मैं इंटीजर में मांगूंगा या इंटीजर मुझे मिल रहा होता और मैं उसे प्रिंट कराता तो फिर से बन जाता वो डेसिमल, अब नहीं बनेगा। अब जैसा था वैसे ही मुझे देखने को मिल जाएगा, 0b 1101000। तो 105 का बाइनरी क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है ये 0b हमारा पार्ट ऑफ सिंटैक्स हो गया, आगे जो लिखा है वो हमारा क्या होगा, एक्चुअल बाइनरी हो जाता है। ठीक है, चलो अब इसी तरह से हम किसी भी नंबर का ऑक्टल निकालना चाहते हैं तो ओसीटी नाम का फंक्शन है, तो ये ऑक्टल ऑफ एक्स निकाल कर आपको दे दे, रिटर्न्स ऑक्टल ऑफ। इसी तरह से हमारे पास हेक्सा नाम का भी एक फंक्शन होता है, हेक्स HEX। चलो भाई, तो हमें एक नॉलेज हो गई, इंटीजर को पाइथन में 4 तरह से दिखा सकते हैं। अब वापस लौटते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। अब हमें बिटवाइज ऑपरेटर को समझने में थोड़ी आसानी हो सकती है इतनी कहानी सुनने के बाद। तो बिटवाइज ऑपरेटर ये कह रहा है कि आप दो चीजों को लेकर चलें, एक डेसिमल और एक बाइनरी। तो किसी भी नंबर का आपको डेसिमल पता होना चाहिए और किसी भी नंबर का आपको बाइनरी पता होना चाहिए। ऑक्टल हेक्सा पता है नहीं पता है मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस दो चीजों में इंटरेस्ट होगा, किसी भी इंटीजर का डेसिमल क्या होता है और उसी का बाइनरी क्या होता है। अब देखो हम पाइथन प्रोग्रामर्स हैं, हम इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहते कि कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। जरूर इसके पीछे कोई मैथ्स होती होगी जो फंडामेंटल में मैंने बताया पी के सना बुक आती है वहां से पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। डेसिमल आप लिखना शुरू करिए 0 से,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन लिखिए। अब अगर आपको इनके अगेंस्ट बाइनरी चाहिए तो बाइनरी में सिर्फ दो ही चीजें यूज होंगी, या तो 0 या 1। आप क्या करो, सेम ऑर्डर में 0 1 के कॉम्बिनेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। 0 0। अब 0 0 के बाद अगला ऑर्डर क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर, बड़े छोटे से बड़े क्रम में। तो 0 0 के बाद क्या आएगा, 0 1। उसके बाद क्या आएगा, 1 0। उसके बाद क्या आएगा, 1 1। अब कोई बचा इसमें और, मैंने कहा नहीं अब कुछ नहीं बचा। तो अब ये बताओ, अब यहाँ पर किसी भी नंबर के बाइनरी में जो ये है इसे बोलते हैं बिट। बिट का मतलब क्या है वो पता चल गया, एक बिट ये हो गई, एक बिट ये हो गई। तो किसी भी नंबर के बाइनरी में दो ही बिट यूज होती हैं, 0 बिट और 1 बिट। दूसरा कोई बिट यूज नहीं होता है। तो बाइनरी नंबर को लिखने में 2 बिट्स का यूज कम से कम किया जाएगा। उसके बाद जरूरत पड़ने पर आप नंबर ऑफ बिट्स को बढ़ा सकते हैं। अब जैसे जब मैं 4 पर आया तो 4 का बाइनरी लिखने के लिए अब मुझे 2 बिट से काम नहीं होगा, क्योंकि 2 बिट्स में जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते तो सारे बन चुके हैं। अब उससे ज्यादा नहीं बन पाएंगे। तो अब आपको मजबूरी में कितने बिट यूज करनी पड़ेंगी, 3 बिट्स यूज करनी पड़ेंगी। अब आप आ गए 3 बिट्स। तो 3 बिट्स में क्या लिखेंगे, 1 0 0। फिर अगला वाला क्या होगा, 1 0 1। फिर 1 1 0। फिर 1 1 1। फिर 1 0 0 0 एंड सो ऑन अपना आगे लिखते रहना। तो जस्ट एक ट्रिक हो गई जल्दी याद करने की, है ना। कोई ये ऑफिशियल तरीका नहीं है ना। ये कोई ऑफिशियल तरीका नहीं है कि इस तरह से हम लोग करते हैं। हाँ, हाँ, इंटरनली कोई टूल या कोई कैलकुलेशन यूज होती होगी, है ना। तो अब ये नहीं कह सकते वो क्या है क्या नहीं है। आप जो कह रहे हैं 8142, मुझे आइडिया नहीं। अच्छा, चलो होता होगा जो आप बता रहे हैं, ठीक है। फिलहाल हम वापस आते हैं बिटवाइज पर। तो पहले बात करते हैं बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड का सिंबल होता है एम्परसेंड। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट 4 एंड 5। क्या करना है अब आपको, 4 की पहले 4 का बिट लिखो, यानी कि 4 का जो बाइनरी है वो लिखो। तो 4 का बाइनरी क्या आएगा हमारा, 1 0 0। फिर लिखो 5 का बाइनरी। अब बिट वाइज ये कह रहा है कि मैं इन नंबर्स की हर बिट का सेम पोजीशन की दूसरे नंबर की बिट के साथ एंड ऑपरेशन करूंगा। तो 1 एंड 1 यहाँ कुछ आएगा, 0 एंड 0 यहाँ कुछ आएगा, 0 एंड 1 यहाँ पे कुछ आएगा। लेकिन अब हमें पता ही नहीं कि बिटवाइज ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल क्या होती है। तो बिटवाइज ऑपरेटर की भी क्या होती है, ट्रुथ टेबल होती है। अब इनको याद करना बड़ा आसान है। बिटवाइज एंड लॉजिकल एंड के तरह ही है। जब दोनों बिट वहां पर क्या होता था, ट्रू होती थी, तब रिजल्ट ट्रू आता था। यहाँ पर ट्रू को 1 मान लो और 0 को फॉल्स मान लो। तो जब दोनों बिट 1 होंगी तो रिजल्ट बिट 1 आएगी, अदरवाइज रिजल्ट बिट क्या आएगी हमारी, 0। तो बिटवाइज एंड में ट्रुथ टेबल अपने आप बन गई। दोनों बिट 1, रिजल्ट बिट 1, एल्स रिजल्ट बिट 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1। यहाँ पर क्या आएगा, 0। यहाँ पर क्या आएगा। अब 1 0 0, तो ये किसी न किसी डेसिमल का बाइनरी होगा। ये किस डेसिमल का बाइनरी है, 4 का। 1 0 0, 4 के तो बाइनरी बना हमारा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारा। अब अगला हमारा होता है बिटवाइज और बिटवाइज और सिंगल पाइप सिंबल से रिप्रेजेंट होता है। अगर मैं इसका बिटवाइज और निकालूं तो पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, इसकी ट्रुथ टेबल बताऊंगा। तो बिटवाइज और लॉजिकल और के तरह ही है।
कोई भी एक बिट ट्रू तो रिजल्ट बिट ट्रू, मतलब कोई भी एक बिट 1 हो गई तो रिजल्ट बिट क्या आएगी हमारी, 1 आएगी। तो अब अगर मैं 4 और 5 का अगर बिट वाइज और करूंगा तो 1 और 1 1, 0 और 0 0, 0 और 1 1। तो ये आपका क्या हो गया, ये बिट वाइज और हो गया 1 0 1। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा फिर, 1 0 1 किस नंबर का बाइनरी है, तो ये कोइंसिडेंस हो गया। ठीक है, अब मैं आपको करने को देता हूं, मैंने जैसे लिखा है अकॉर्डिंगली आप मुझे करके बताएंगे। तो मैंने लिखा प्रिंट 6 and 3, प्रिंट 5 और 7, निकालिए। पहले वाले का क्या आया, 6, और दूसरे वाले का 7, करके देख लेते हैं। तो अगर मैं 6 का बाइनरी लिखूं तो 1 1 0, 3 का बाइनरी हो गया 1 1, तो 0 1 1 ऐसे मान लेते हैं। तो अगर सिर्फ 1 1 है, बाइनरी पैटर्न में शुरू में 0 लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेसिमल में 0 लगाने में एरर आ जाती है ना। तो शुरू में 0 लगा दिया यहाँ पर मैंने। तो अब ये हमने एंड निकालना है, ये 0, ये 1, और ये आपका क्या आ जाएगा, 0। 0 1 0 यानी कि 0 1 0 किसका हो गया, तो 2 का हो गया। पहला वाला 6 कैसा आया था आप, देखो मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया है। 1 1 0, आपने ऐसा कर दिया होगा, 1 1 0, यहाँ 0 लगा लिया होगा अपने मन से। चलो जो भी है, तो इसका मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए 2। और वाले का अगर हम देखें तो ये 1, ये 1, तीन ही 1 हो गए, है ना। तो अब 1 1 1 किसका हो गया, 7 का हो गया। देख लेते हैं। ठीक है, अब बिट वाइज एक्सॉर, तो बिट वाइज एक्सॉर एक का मैं समझा देता हूँ, एक का आप ही बताओगे। ट्रुथ टेबल एक्सॉर की ये कहती है कि जब दोनों बिट अपोजिट होंगी, एक्सक्लूसिव होंगी, है ना, दोनों बिट अलग अलग होंगी, है ना, तो हमारा ट्रू आएगा, यानी कि रिजल्ट बिट बनाएगी। और अगर दोनों बिट सेम है तो रिजल्ट बिट हमारी 0 आएगी। फिर सुनेंगे, एक्सक्लूसिव और, इसको शॉर्ट में एक्सॉर कहते हैं, और इसको हम कैप सिंबल से या हैट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी ट्रुथ टेबल में ये कहा जाता है कि जब दोनों बिट हमारी एक्सक्लूसिव होती हैं, एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग होती हैं, तो हमारा रिजल्ट बिट 1 आता है। और अगर दोनों बिट सेम है तो रिजल्ट बिट हमारा 0 आएगा। अब उसके आधार पर अगर हम पहले वाले का आंसर निकालें तो ये रिजल्ट बिट क्या आएगा, 1। यहाँ पर क्या आएगा, 0। यहाँ पर क्या आएगा, 1।
6 और 3 का मैंने निकाला है, ठीक है। तो 1 XOR 0, रिजल्ट आ गया 1, क्योंकि दोनों बिट अलग अलग। 1 XOR 1, रिजल्ट आएगा 0, क्योंकि दोनों बिट सेम है। दोनों बिट अलग, रिजल्ट बिट 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 0 1, तो 1 0 1 इसका हो गया 5। ऐसे ही बताओ 5 और 7 का करके क्या आया, 2 आया। ठीक है, तो इसका मैंने चेक नहीं करा, आपने जो बता दिया मैंने उसे मान लिया। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज एक्सऑर को लिख सकते हैं। ट्रुथ टेबल मैंने लिखी है, घर पे जाके जब नोट्स बनाओगे तो प्रॉपर ट्रुथ टेबल इनकी भी लिखनी है आपको रिकॉर्डिंग से सुनकर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में आ जाए और यहाँ पर 60 लिखा हो और यहाँ 70 लिखा हो, सर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इनकी जो बिट्स होंगी वो 3 4 थोड़ा ना होंगी, कम से कम 4 6 8 10 बिट होंगी 60 को लिखने के लिए। और गलती तो बहुत होगी मुझसे फिर, कि अभी तो जो ट्रिक आपने बताई डेसिमल का बाइनरी बनाने की वो 8 10 तक हमने समझ में आ गई, 60 तक लेके जाएंगे तो बहुत लिखना पड़ेगा मुझे, पता नहीं कितनी गलती करूंगा यहाँ तक तो मैं। तो किसी भी एग्जाम में अगर बिट वाइज के ऐसे ऑपरेशन करने के क्वेश्चंस आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को लास्ट में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसको आप आते हैं कर लोगे लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा, और बीच में गलत हो गया, कहीं भूल गए, इधर उधर हो गया, माइंड आपका इधर उधर चला गया, तो फिर शुरू से करोगे तो इसमें बहुत टाइम खराब हो जाता है। तो इनको लास्ट में करना चाहिए, या तो फिर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड हो कि आप कैलकुलेटर से बाइनरी निकाल सकते हैं, ठीक है। जनरली छोटे नंबर का ही एग्जाम में आता है, 10 से ऊपर का नंबर नहीं देते, वो भी जानते हैं एग्जाम देने वाले, टाइम ही खराब होना है इसमें, ठीक है। तो इसका और कोई यूज अगर आपसे कहा जाए, ठीक है, 5 और 7 है, 6 7 नहीं है, ठीक है। चलो, तो अब अगर आपसे कहा जाए बिटवाइज ऑपरेटर का यूज क्या है, तो इनका यूज अगर हम देखें तो हमारे लिए मिलेगा आज के बाद सीधा डेटा एनालिटिक्स में। आज आखिरी क्लास होगी बिटवाइज ऑपरेटर की, इसके बाद ये दोबारा कभी नहीं मिलेंगे हमें पूरी पाइथन में, और सीधा मिलेंगे ये हमें कहाँ पर, डेटा एनालिटिक्स में। तो पहला यूज इनका है एनालिटिक्स में, पाइथन की लाइब्रेरीज होती हैं नमपाई पांडास, तो वो नमपाई पांडास लाइब्रेरीज में बिटवाइज ऑपरेटर का यूज देखा गया है। पहला यूज तो ये हो गया। दूसरा, सर्किट डिजाइनिंग जब आप करते हैं स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड के लिए, तो वहां पर बिटवाइज ऑपरेटर को देखा जाता है। जैसे कभी आपने फिजिक्स में या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी तो परिपथ बनाए होंगे, ऐसे करके शायद कुछ परिपथ वगैरह आपने सर्किट डिजाइन करा होगा। तो यहाँ पर एक गेट लगे होते हैं, एंड गेट, नॉर गेट, तो कई सारे गेट होते हैं। तो वो गेट यही तो हैं सारे ऑपरेटर्स। इसका मतलब जितने गेट होते हैं ना, हर किसी का करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर होता है, हमने तो 3 4 ही पढ़े हैं। तो जब किसी गेट में से सिग्नल जाएगा तो सिग्नल दो ही फॉर्म में होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा, सिग्नल तो इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में जब सिग्नल फ्लो होगा, है ना, तो सिग्नल ऑन होता है या ऑफ होता है, यानी कि 0 होता है या 1 होता है, सिग्नल की दो ही स्टेट होती हैं। तो जब एंड गेट में कोई सिग्नल जाएगा और इधर से एक सिग्नल आएगा तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, इस तरह से हम पता करते हैं कि बाहर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा हमारा, ठीक है। तो इनका जो यूज हो गया वो सर्किट डिजाइनिंग की जो प्रोग्रामिंग होती है वहां पर हो गया। तो हम लोग शायद उस फील्ड में नहीं जाएंगे आगे जाकर, क्योंकि हम ज्यादातर लोग क्लास में जो बैठे हैं या तो वो डेटा एनालिटिक्स के लिए बैठे हैं, या जेंगो फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए बैठे हैं, या डेटा साइंस एआई के लिए बैठे हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड का शायद ही होगा जो आगे जाकर इस तरह की सर्किट डिजाइनिंग में काम करेगा। तो दूसरा एप्लीकेशन कहाँ हो गया इनका, इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है वहां पर इनका यूज ज्यादा होता है, ठीक है। तीसरा यूज एग्जाम में हो जाता है, इंटरव्यूअर यूज कर सकता है, क्योंकि जनरली हम लोग इसको टच नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि डे टू डे प्रोग्रामिंग में यूज होता नहीं है। तो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं ताकि भीड़ कम हो जाए, क्योंकि इसको पूछने से हम इस बात को श्योर कर लेते हैं कि हाँ भीड़ काफी कम हो जाएगी, क्योंकि सामने वाला पढ़ के आया ही नहीं होगा इसे, यही पूछ लेते हैं उससे।
बस कहीं और इसका और यूज नहीं देखा गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट 2 टाइम्स लेस देन सिंपल। मैंने लिखा है यहाँ पर प्रिंट, मान लीजिए 5 1, ऐसे कर। ठीक है, क्या करो, 5 का बाइनरी बताओ क्या था, 101 था या कुछ और था? 101। तो लेफ्ट शिफ्ट का काम है शिफ्ट करना। जैसे आपसे कहें भाई इधर शिफ्ट हो जाओ, इधर खिसक जाओ। ठीक है, किधर की तरफ शिफ्ट हो जाना? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाना। किसको? 5 का जो बाइनरी है उसकी एक एक बिट को लेफ्ट की तरफ बाई 1 पोजीशन शिफ्ट कर दो। तो 5 की बाइनरी में एक एक बिट को शिफ्ट कर दो, यानी कि ये वाला 1 इधर आ गया, 0 इधर आ गया, ये इधर आ गया, और अब सर इसके नीचे कौन आएगा? तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बिट 0 ऐड करेंगे, तो हमेशा 0 बिट ही ऐड होगी, 1 नहीं होगी। तो अब अगर मैं 5 का 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट करता हूं तो रिजल्ट बनेगा 1010। अब ये देख लो, ये किस नंबर का 1010 होता है? 10 का होता है। आप उसमें देखोगे तो 10 का निकले। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं 4 लेफ्ट शिफ्ट 2, तो 4 लेफ्ट शिफ्ट 2 का मतलब क्या होगा? पहले 4 का बाइनरी लिखेंगे, कितना आएगा 4 का बाइनरी? 1 0 0। अब इसकी हर बिट को 2 पोजीशन लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। तो पहले एक पोजीशन करते हैं, तो ये 1, ये 0, ये 0, और यहाँ पर एक्स्ट्रा 0 ऐड हो, एक बार शिफ्ट हो गया। एक बार और करना है, 1 0 0, ये 0 इधर आ गया। अब एक 0 और ऐड कर देंगे इधर। तो अब ये जिस नंबर का भी होगा वो आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, 16। ठीक है, तो ये आपका आता है 16। तो यहाँ पर अगर हम रिजल्ट देखें तो 16 है। अब देखो, इसकी एक ट्रिक होती है। एक बार जब किसी नंबर के बिट को लेफ्ट शिफ्ट किया जाता है, एक बार किया जाता है, तो वो नंबर डबल हो जाता है। अब जब 2 बार शिफ्ट करोगे तो जो अभी डबल हुआ था उसका फिर डबल हो जाएगा। तो रिकर्सिवली डबल हो जाता है नंबर, रिकर्सिवली डबल हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्रिक का यूज करूंगा तो शायद मैं फास्ट काम कर पाऊंगा। तो लिख दिया मैंने 3 लेफ्ट शिफ्ट 4। अब बताओ 3 लेफ्ट शिफ्ट 4 का शॉर्टकट आंसर क्या होगा? पहले 3 को एक बिट शिफ्ट करेंगे तो 3 का डबल कितना हो जाएगा? 6 हो गया। फिर एक शिफ्ट और करेंगे तो 6 का डबल कितना हो गया? 12 हो गया। टोटल 2 शिफ्ट हो गए। अब एक शिफ्ट और करोगे तो 12 का डबल कितना हो गया? 24 हो गया। एक और करना है, 4 बार करना है, तो 24 का डबल कितना हो गया? ये एग्जाम में आता है क्योंकि इसकी ट्रिक है। आपका टाइम नहीं खराब करेंगे हम। आपको अगर ट्रिक पता है तो आप इसको फटाफट से आंसर में निकाल सकते हैं। रिकर्सिवली मल्टीप्लाई बाई 2 अगर आपको किसी नंबर का करना है तो लेफ्ट शिफ्ट के बारे में आप सोच सकते हैं। सोच कर देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 5 का मल्टीप्लाई 2 से करना है तो रिजल्ट कितना आएगा? 10। ब्रेन में मैप करके चलो कि 5 का लेफ्ट शिफ्ट 1 हो गया, डबल ही तो हो गया। अब जो रिजल्ट आया उसकी फिर से मल्टीप्लाई कर दूं मैं 2 से, अब रिजल्ट कितना हो गया? 20 होगा। मतलब 5 को मैंने लेफ्ट की तरफ कितना शिफ्ट कर दिया? 2 बिट। फिर अगर मैं कर दूं यहाँ पर मल्टीप्लाई 2, अब मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, मुझे लिखने में टाइम लग रहा है ना? तो अब अगर मैं देखूं तो मैंने इसका रिजल्ट कितना आएगा? 10 20 40
80, 80 का 160, 320। ठीक है, अब अगर मैं आउटपुट देखूं तो 2560 आ गया। मुझे लिखने में टाइम लगा और इसको एग्जीक्यूट होने में बहुत टाइम लग रहा होगा। तो किसी ने कहा कि जब आप हर बार मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हो तो इतना लिख ही क्यों रहे हो, लेफ्ट शिफ्ट कर दो। गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेम आंसर आ गया। अब देखो आपको लिखने में कितना आसान रहा, आसानी से आप इसे लिख पा रहे हो और इसका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होगा देन दिस। सोचो अगर मुझे किसी नंबर को रिकर्सिवली 100 बार मल्टीप्लाई 2 करना हो तो लिखते लिखते बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप लेफ्ट शिफ्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते सर मुझे बार बार 3 की मल्टीप्लाई करनी है, 4 की करनी है, तो कोई तरीका नहीं है, करनी ही पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। सिर्फ 2 के लिए शॉर्टकट है। तो जब भी मुझे रिकर्सिवली 2 का मल्टीप्लाई करना होता है तो मुझे लेफ्ट शिफ्ट की आदत डाल लेनी चाहिए। बहुत स्पेशल केस हो गया, हमेशा जरूरत पड़ेगी जरूरी नहीं है, लेकिन जब पड़ जाएगी तो वहां पर फायदा मिल जाएगा जहां पड़ जाएगी। ठीक, बिट वाइज राइट शिफ्ट, 2 टाइम्स हमारा ग्रेटर देन सिंबल, राइट की तरफ शिफ्ट करना, राइट की तरफ शिफ्ट कर। तो मैंने यहाँ पर कर दिया, मान लीजिए 5 राइट शिफ्ट 1। 5 का बाइनरी होता है 1 0 1। अब मुझे एक एक बिट राइट की तरफ शिफ्ट करना है, तो ये 1 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, और सर ये 1 ये आउट हो जाएगा, ये फ्रेम से बाहर हो जाएगा, मतलब इसको कंसीडर ही नहीं करना, ये आउट हो गया। और सर यहाँ खाली जगह बची, 0 लगा दो। तो सर शुरू में 0 ऐड करने से फर्क पड़ेगा नहीं, वो आप ऐसा सोचेंगे सही है, शुरू में 0 ऐड करने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 0 1 को जब मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूं तो राइट बिट बाहर हो जाती है। तो अब 1 0 1 क्या रह गया, 0 1 0। तो अब थोड़ा सोच कर देखिए लॉजिकली, ये नंबर बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो लॉजिक वही है, हाफ। लॉजिक है किसका, हाफ का, वो है डबल का, ये है हाफ करने का। तो राइट शिफ्ट क्या करता है, किसी भी नंबर को जब एक बिट राइट की तरफ शिफ्ट करता है तो उसको डिवाइड बाई 2 कर देता है। लेकिन डिवाइड बाई 2 कौन सा वाला करेगा, फ्लोर वाला, ना कि ट्रू डिवीजन वाला। डेट मीन्स अगर मैं इसको लिखूं तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, ये गलत हो गया, मैं लिखूंगा 5 दिस वन। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 2। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 2 आएगा। 0 1 0 किसका बाइनरी है, 2। ठीक है, तो राइट शिफ्ट जो हमारा होता है ये क्या करता है, ये हमारा डिवाइड बाई 2, फ्लोर डिवाइड बाई 2 वाला हमारा लॉजिक लगाता है। तो उसी के हिसाब से अब आप मुझे बताओ, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 54, बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। तो 50 का बाइनरी मत सोचो, ट्रिक लगाओ जो मैंने ट्रिक बताई। तो पहली बार जब शिफ्ट करोगे राइट की तरफ तो 50 का क्या बन जाएगा, 25। फिर 25 को एक शिफ्ट और करो तो कितना आएगा, 12। 2 बार हो गया। फिर 12 को एक बार और करोगे तो कितना आएगा, 6। 3 बार हो गया टोटल, एक बार और कर दो। चलो अब इसी में अगर मैं आपसे कह दूं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बस। हाँ, 3 तक तो हो ही चुका था, अब कितना आएगा, 1 आएगा, है ना, क्योंकि 1.5 तो आएगा ही नहीं, 1 आएगा। अब मैंने यहाँ पे कर दिया 6। अब बताओ 1 डिवाइड बाई 2 तो कितना आएगा, 0.5। अब 0.5 में से 0.5 तो हम यूज करेंगे नहीं, 0 यूज करेंगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका, 0। अब सर आगे आप 6 लिखो, 7 लिखो, 8 लिखो, 0 ही आता रहेगा। हमने कहा 0 ही आता रहेगा।
तो इस तरह से हम बिट वाइज राइट शिफ्ट का यूज कर सकते हैं। अब यही ऑपरेशन अगर मैं ऐसे करूं कि 50 फ्लोट डिवाइड बाई 2, जो रिजल्ट आया, फिर फ्लोट डिवाइड बाई 2, फिर जो रिजल्ट आया, फिर जो रिजल्ट आया, तो सर इससे भी आ जाएगा। कहाँ? लेकिन आपको लिखने में बहुत टाइम लग रहा है और आपका एग्जीक्यूशन भी स्लो होगा, तो आप इसका यूज करें। तो ये हमारे हो गए भाई बिट वाइज ऑपरेटर। अब कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनको अभी हम नहीं पढ़ पाएंगे, उनके लिए हमें और भी चीजों को पहले सीखना होगा। जैसे एक है मेंबरशिप ऑपरेटर इन, एक है आपका टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो इसी तरह से आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। तो कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनको भी हम आगे जब कुछ पढ़ लेंगे और चीजें, तब शायद अच्छा समझ पाएंगे। तो अभी के लिए हम ऑपरेटर का जो चैप्टर है उसे हम कंप्लीट अपना मान लेते हैं कि ऑपरेटर का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर एक ही बात होती है ना, तो वो आगे चल के भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब बताओ फंडामेंटल में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? करेक्टर सेट पढ़ लिया, कीवर्ड्स पढ़ लिए, करेक्टर्स पढ़ लिया, कमेंट्स पढ़ लिया, उसके बाद वेरिएबल पढ़ लिया, और अभी हमने क्या पढ़ा? ऑपरेटर पढ़ लिया, ठीक है। अब ऑपरेटर के बाद फिर अगला चैप्टर आता है हमारा टाइप कन्वर्जन। तो टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है एक टाइप की वैल्यू को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना, लाइक इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना, फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना, स्ट्रिंग को इंटीजर में, फ्लोट को, तो ऐसे हम कन्वर्जन एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू में कर सकते हैं। तो वन वैल्यू टू अदर, या वन टाइप टू अदर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग टू फ्लोट। स्ट्रिंग टू फ्लोट, मान लीजिए मेरे पास दो स्ट्रिंग्स, एक है ए और इसमें लिखा हुआ है 3.5, स्ट्रिंग में लिखा हुआ है ना, और एक स्ट्रिंग है बी, यहाँ लिखा हुआ है 4.3। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में प्लस लगाता हूँ, ए प्लस बी, तो क्या आपको लगता है कि इसका रिजल्ट 7.8 आएगा? मैंने बताया था दो स्ट्रिंग के साथ जब आप प्लस करते हैं तो क्या हो जाता है, वो कॉन्केटिनेशन हो जाता है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि स्ट्रिंग के अंदर डिजिट लिखी है या अल्फाबेट्स लिखे हैं या क्या लिखा है, अगर वो स्ट्रिंग है और प्लस के साथ यूज हो रही है दोनों, तो कॉन्केटिनेशन होना है ना। तो 3.5 और 4.3 का कॉन्केटिनेशन हो गया। अब पाइथन ने हमें एक फैसिलिटी दी है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग फ्लोट को कंटेन करती है और आप उसे एज ए फ्लोट यूज करना चाहते हैं, सो दैट आप उस पर कैलकुलेशंस या ऑपरेशंस कर पाए, तो आप स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए फ्लोट नाम का एक फंक्शन होता है, फ्लोट फंक्शन का यूज करके इस काम को किया जा सकता है। फ्लोट फंक्शन में क्या पास करेंगे? अपनी स्ट्रिंग पास करेंगे जिसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेट अस सपोज ए। अब ये फ्लोट फंक्शन क्या करेगा? इस स्ट्रिंग की एक नई कॉपी बनाएगा, इस स्ट्रिंग को नहीं बदलेगा, इस स्ट्रिंग की एक नई कॉपी बनाएगा, और वो नई कॉपी हमारा फ्लोट बनकर आएगी और हमें मिल जाएगी। मान लीजिए मैंने उसको किसी वेरिएबल लेट अस सपोज सी में स्टोर कर, तो ये क्या करता है? रिटर्न्स ए न्यू कॉपी एज फ्लोट, यानी कि मेमोरी के अंदर स्ट्रिंग अभी भी पड़ी होगी, ए अभी भी मेमोरी के अंदर पड़ा होगा, ठीक है। आप उसका यूज आगे करना चाहते हैं एज ए स्ट्रिंग अभी भी कर सकते हैं, लेकिन उसी की एक नई कॉपी बन गई है एज ए फ्लोट, जो आपने सी में स्टोर करके रख ली है। इसी तरह से हम चाहते हैं कि बी को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया जाए,
हो गया। अगर ये सी और डी, ए और बी के फ्लोट वर्जन है, तो अगर मैं इन पर अब प्लस करूंगा तो अब इस बार क्या हो जाना चाहिए, फिर अर्थमेटिक हो जाना चाहिए, 7.8 आना चाहिए। तो इस तरह से हम उस स्ट्रिंग को जिसमें फ्लोट था, फ्लोट में कन्वर्ट करके फ्लोट वाले ऑपरेशन दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि स्ट्रिंग के अंदर फ्लोट ही होना चाहिए। अगर कोई और एक्स्ट्रा करेक्टर आ गया जो फ्लोट का पार्ट नहीं होता है, तो ये कन्वर्जन एरर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिख दिया होता 3.5 के लिख दिया होता, तो अब ये ए का कन्वर्जन फ्लोट में हो ही नहीं पाएगा और एरर आ जाएगी। लिखकर आ गया, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू, स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इस स्ट्रिंग में फ्लोट के अलावा और भी करेक्टर आपके यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखें, रिटर्न्स ए न्यू कॉपी एज फ्लोट, और साथ में एरर भी आ सकती है, एरर इफ स्ट्रिंग कंटेन्स अदर करेक्टर्स। ठीक है, इफ स्ट्रिंग कंटेन्स अदर करेक्टर्स। ठीक है, अब जिस तरह से स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी तरह से आता है हमारा स्ट्रिंग को इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सेम बिल्कुल। लेकिन बातें ध्यान वही रखनी है कि स्ट्रिंग में इंटीजर होना चाहिए, फ्लोट ने या कोई और करेक्टर नहीं होना चाहिए। अभी कॉन्केटिनेशन हो जाएगा 3 और 4 का, और अगर मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो एक नई कॉपी आप बना कर रख लो अपना, लाइक सी वेरिएबल में, और इंट नाम का फंक्शन, जैसे फ्लोट के लिए फ्लोट फंक्शन था, ऐसे ही इंट के लिए इंट नाम का फंक्शन है, इसमें ये लिख दिया, ऐसे ये कर दिया। अब C+D करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो सेम पॉइंट लिखना है, रिटर्न्स a new copy as int, error if string contains other characters। ऐसा भी कर सकते हैं, फ्लोट टू इंट, मेरे पास x = 3.5 है, अब मुझे इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इंट फंक्शन से इस काम को भी कर सकता हूं। तो इंट फंक्शन स्ट्रिंग को भी इंट में बना सकता है और फ्लोट को भी इंट में बना सकता है, लेकिन इस बार मेरा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि फ्लोट को अगर मैं इंट में बनाऊंगा तो मेरा डेटा लॉस हो जाएगा, फ्रैक्शन वाला पार्ट इग्नोर हो जाएगा। देखो, एक्स तो जैसा था वैसा ही है, बट जब इसका इंटीजर बनकर आया तो 0.5 का लॉस हो। तो कई बार जब हम डिवीजन करते हैं तो वहां पर रिजल्ट फ्लोट में आ जाता है और मुझे वो इंटीजर में चाहिए होता है, तो मैं वहां पर इंट फंक्शन का यूज कर सकता हूँ इस काम को करने के लिए। या और भी राउंडिंग टेक्निक होती हैं फ्लोट को इंटीजर बनाने की, तो फ्लोट को इंटीजर बनाने का एक ही तरीका नहीं है, और भी कई तरीके हैं, आगे चलकर उनको डिस्कस किया जा सकता है। इंटीजर या फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, मान लीजिए मेरे पास एक इंटीजर था और एक फ्लोट था, अब मैं इन पर कोई अर्थमेटिक नहीं कराना चाहता, मैं इनको स्ट्रिंग की तरह यूज करना चाहता हूं, तो आप इंटीजर को या फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग str फंक्शन। str फंक्शन या स्ट्रिंग फंक्शन इसको बोल सकते हैं, इसको आप इंटीजर दे दो या फ्लोट दे दो, ये आपको स्ट्रिंग बनाकर दे दे। सेम यहाँ पर, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जितने भी टाइप कन्वर्जन वाले फंक्शंस मैं पढ़ा रहा हूँ या जो मैंने अभी नहीं पढ़ाए, आगे शायद और भी होंगे,
वो सब एक नई कॉपी बनाते हैं। एक्चुअल वैल्यू को वो मेमोरी में जहां थी वहीं रहेगी और जैसी थी वैसी ही होगी, वो नहीं कन्वर्ट होगी हमारी, एक नई कॉपी बन जाती है और आपको वो नई कॉपी मिल रही होती है। ठीक है, तो मैंने लिखा बस शुरू में है, बाद में लिखा नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि ऐसा ही है। तो अगर मैं C+D करूंगा तो यहाँ पर इन दोनों का कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा, 12.5 नहीं आएगा, 102.5 ऐसा। टाइप कन्वर्जन क्यों पढ़ते हैं, इसका बहुत सही आंसर मैंने अभी दिया ही नहीं, या ये कह लो मैंने इसका आंसर अभी दिया ही नहीं। आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ फिर स्ट्रिंग लिखी क्यों रहे हो, फ्लोट ही लिख लो ना सीधे सीधे, तो कन्वर्ट करने की नौबत ही नहीं आएगी। भाई आप एक तरफ हमें टाइप कन्वर्जन सिखा रहे हो, हम आपसे ये कह रहे हैं कि टाइप कन्वर्जन की जरूरत ही क्या है, आपको जो चीज जैसी चाहिए थी सीधी वही लिखो ना, आप उसे दूसरे में लिखी क्यों रहे हो, दूसरे में लिखोगे तो नौबत आएगी ऐसी कन्वर्ट करने की फिर। तो टाइप कन्वर्जन टॉपिक को हम हटाना चाहते हैं पाइथन से, तो उसका आंसर जब मैं आपको यूजर इनपुट पढ़ाऊंगा, तो नेक्स्ट क्लास में यही पढ़ेंगे हम, यूजर से जब मैं कोई इनपुट लेकर आता हूँ या किसी फाइल से जब मैं इनपुट लेकर आता हूँ, और प्रोग्राम में जब इनपुट आता है तो हमेशा स्ट्रिंग बनकर आता है। यूजर भले ही अपनी एज लिखे इंटीजर में, अपनी सैलरी लिखे फ्लोट में, प्रोग्राम में जब जाएगी तो स्ट्रिंग बन के ही जाएगी। फाइल में कोई भी डेटा है, चाहे वो इंटीजर है चाहे फ्लोट है चाहे कुछ भी है, जब प्रोग्राम में आएगा तो स्ट्रिंग बन के ही आएगा। ठीक है, किसी टेक्स्ट फील्ड से जब डेटा आता है प्रोग्राम में, ये टेक्स्ट फील्ड है कोई, है ना, जब पढ़ेंगे GUI, तो वो डेटा हमेशा प्रोग्राम में स्ट्रिंग बन के ही आता है। रेडियो बटन मैंने सेलेक्ट किया, उसमें कुछ लिखा था मान लो जेंडर मेल फीमेल, मैंने सेलेक्ट कर रेडियो बटन मेल वाला, तो मेरे प्रोग्राम में जो मेल मिलेगा एज ए स्ट्रिंग मिलेगा। मैंने लिखा यहाँ पर मान लीजिए डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन, जब मैंने रेडियो बटन सेलेक्ट करा सेकंड, तो प्रोग्राम में सेकंड मिलेगा एज स्ट्रिंग। तो जब भी बाहर से डेटा प्रोग्राम को मिलता है, बहुत ज्यादा चांस है वो स्ट्रिंग में ही मिलेगा, भले ही देने वाले ने इंटीजर दिया फ्लोट दिया, बट प्रोग्राम में एज ए स्ट्रिंग ही मिलेगा। तो उस समय मुझे टाइप कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आज मेरे हाथ में कंट्रोल है कि मैं खुद ही वैल्यू बना रहा हूं, तो मैं उसे इंटीजर ही बना सकता था स्ट्रिंग की जगह शुरू से ही, लेकिन जब मुझे कहीं से वैल्यू मिलती है तो कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। अब जिसने दी थी उसने इंटीजर दी थी, बट जब मुझे मिली तो मुझे स्ट्रिंग मिली, अब मुझे उस पर ऑपरेशन करने हैं, तो मुझे कन्वर्ट करना ही पड़ जाए। चलिए फिलहाल आज इतना ही, कल मिलेंगे यूजर इनपुट के साथ, और यूजर इनपुट में इस बात को दोबारा पढ़ेंगे।